Assalamu alaikum. Firstly, I would like to introduce myself. My name is Awais Khalid. So today, I'm going to discuss about a disease which is very crucial to understand for you and your loved one's life. I will discuss about cancer. कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि 90% लोगों को तब जाके पता चलती है व्हेन हमारे पास जो है वो लास्ट स्टेज होती है कैंसर की, और उस टाइम पे अल्टीमेटली डेथ कॉज होती है। बहुत से ऐसे कम पेशेंट्स हैं जो कि उसे रिकवर हो पाते हैं। सो मैं आज अपने ग्रुप के साथ, अपने टीम के साथ जो है इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ कैंसर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट व्हाट इज कैंसर। कैंसर इज बेसिकली अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। इसमें सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड वे से ग्रो करते हैं, अनकंट्रोल्ड वे से जो है वो डिवीजन होती है इसमें हमारे पास सेल्स की। अब हमारे पास जो नॉर्मल सेल है इसमें प्रॉपर रेगुलेशन होती है। किसकी रेगुलेशन होती है? सेल डिवीजन की, सेल की डेथ की। लेकिन कैंसर सेल में हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं है। सेल्स जो है वो अनकंट्रोल्ड वे से मल्टीप्लाई होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेटास्टेसिस की, मेटास्टेसिस हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल्स जो अब नॉर्मल सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास जो है वो अनमेच्योर अनकंट्रोल्ड सेल बनाते हैं जो कि बेसिकली कैंसर सेल्स हैं। अब कैंसर सेल्स हमारे पास, आप इस फिगर में देख सकते हैं, कैंसर सेल हमारे पास एक टिश्यू के अंदर स्टोर होते हैं। अब एक टिश्यू में जब हमारे पास कैंसर सेल वहां पे आ गए, उसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये व्हाइट कलर की लाइंस आपको शो करवा रही हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्लड वेजल्स और लिम्फ वेजल्स जो है वो कैंसर सेल्स के अंदर ग्रो करती हैं, और वहां से जो है वो कैंसर सेल ब्लड और लिम्फ के साथ साथ जो है वो हमारे पास पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसके अलावा देखिए, अगर हमारे पास टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करें तो हमारे पास अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कैंसर विच विल बी फर्दर डिस्कस इंशाल्लाह। उसके बाद अगर हम बात करें कि व्हाई डज कैंसर अकर, कैंसर होता क्यों है? देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस ऑफ कैंसर। बेसिक रीजन ऑफ द कैंसर इज दैट द जीन म्यूटेशन। नॉर्मल सेल के जीन्स के अंदर हमारे पास म्यूटेशन आती है जिस वजह से कैंसर हमारे पास ग्रो करता है। सबसे पहले देखें, हमारे पास जीन रेगुलेटरी जीन्स जो हैं जो कि सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करती हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं। वो क्या एबनॉर्मल होती हैं? हमारे पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं जो कि एक्टिवेट होती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं ऑन्कोजीन्स में। अब ये जो ऑन्कोजीन्स हैं ये एक्सेसिव हमारे पास सेल डिवीजन को प्रमोट करती हैं। उसके बाद बात करें ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ये हमारे पास नॉर्मल सेल में ट्यूमर को खत्म करने से बचाती हैं, उसको सप्रेस करती हैं। लेकिन कैंसर सेल में ये जो है हमारे पास सप्रेस नहीं होती, ये इनएक्टिव हो जाती है जिस वजह से कैंसर ग्रो करता है। उसके बाद बात करें लॉस ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल। एक नॉर्मल सेल है, उसका एक प्रॉपर सेल साइकिल होता है जिसके जरिए वो आता है और आने के बाद वो एपोप्टोसिस के थ्रू डेड हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल सेल की तो उसमें कोई चेक पॉइंट्स नहीं है, देयर इज नो सेल साइकिल। वो आता है और फौरन से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बात करें फेलियर ऑफ प्रोसेस को हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि सेल की कोई प्रॉपर एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ नहीं है। जीनोमिक इंस्टेबिलिटी की बात करें, नॉर्मल सेल में जब हमारे पास सेल का डीएनए जब डैमेज होता है तो उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से रिपेयर होता है या सेल एपोप्टोसिस के थ्रू डेथ हो जाती है। लेकिन कैंसर सेल में हमारे पास जीनोमिक इंस्टेबिलिटी आती है, जो हमारे पास डीएनए है वो रिपेयर नहीं होता। उसके बाद बात करें सस्टेन प्रोलिफेरेटिव सिग्नल्स की, इसमें हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास सिग्नल्स आते हैं नॉर्मल सेल में और वो खुद को ग्रो करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। लेकिन जो कैंसर सेल है इसमें हर वक्त सिग्नल्स आते रहते हैं और सेल ऑलवेज इन डिवीजन। उसके बाद रेप्लिकेटिव इमोरैलिटी, हमारे पास एक एंजाइम है टेलोमेरेज एक्टिवेशन सेल। ये क्या करती है? टेलोमेरेज एक्टिवेशन होती है हमारे पास कैंसर सेल में और इट विल लीड्स टू कैंसर। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल। कैंसर सेल की बात करें तो उसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ आती है, जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद बात करें नॉर्मल सेल की, नॉर्मल सेल में हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन कैंसर सेल में क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे पास एबनॉर्मल हो जाते हैं। पहले बात कर चुके हैं, एपोप्टोसिस नॉर्मल सेल जाता है एपोप्टोसिस के थ्रू, लेकिन कैंसर सेल में कोई एपोप्टोसिस नहीं होती। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, नॉर्मल सेल जो है वो जब ग्रो करते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होती है और वो ग्रो करना रुक जाते हैं, लेकिन कैंसर सेल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद अगर नॉर्मल सेल की बात करें तो ये एक जगह पर रहता है, एक ऑर्गन में, लेकिन जो कैंसर सेल है ये एक ऑर्गन में नहीं रहता। मैंने आपको पहले बताया ये मेटास्टेसिस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल सेल की तो इसके प्रॉपर स्पेशलाइज्ड सेल हैं, लेकिन कैंसर सेल के स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है। उसके बाद बात करें अगर हम इसके न्यूक्लियाई की शेप की, तो जो नॉर्मल सेल है उसके न्यूक्लियाई की शेप रेगुलर होती है, लेकिन अगर हम बात करें कैंसर सेल की तो इसकी जो न्यूक्लियाई है उसकी शेप रेगुलर नहीं है, वो इररेगुलर शेप का होता है, वेरिएबल शेप्स आती हैं। उसके बाद बात करें नॉर्मल सेल की अरेंजमेंट की तो वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज्ड है, लेकिन जो कैंसर सेल है ये अरेंज नहीं होता प्रॉपर तरीके से। थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum class, my name is Mohammad Lim Tariq and today we will discuss about hallmarks of cancer. Hallmarks of cancer means इसके important features, important characteristics। सबसे पहले हमारे पास आता है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। एक्चुअली जो नॉर्मली सेल ऐसे करता है कि जब सेल ग्रो करता है ना वो डिवाइड होता है जब उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन कैंसर में ऐसा होता है कि सेल विद कंट्रोल डिवीजन उसकी हो रही होती है, अनकंट्रोल उसकी डिवीजन हो जाती है। आगे था रेजिस्टेंस टू सेल डेथ, एपोप्टोसिस। एक्चुअली जो नॉर्मल सेल होता है ना, नेचुरली वो एक जो हेल्थ सेल होता है ना वो वर्क के बाद डैमेज हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसे होता है कैंसर सेल में होता है एपोप्टोसिस नहीं होती, बल्कि वो जो एबनॉर्मल सेल वो ज़्यादा देर तक अलाइव रहता है, जिसकी वजह से ट्यूमर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस।
इसमें ये होता है कि ट्यूमर्स को ना ग्रोथ करने के लिए फूड और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई जनरेट करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड और ऑक्सीजन को ले सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। जो हमेशा कैंसर सेल होता है ना, वो कभी भी एक जगह पर स्टे नहीं करता, वो एक जगह से दूसरी जगह, एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू में, ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में वो ट्रांसफर हो जाता है। इसमें ये है, आगे आता है जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। एक्चुअली जो डीएनए में म्यूटेशन की वजह से कैंसर होता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा म्यूटेशन होगी तो जो सेल होगा ना हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा। इसमें ये इसके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोटिलिटी एंड मेटाबॉलिक चेंजेस। इसमें ये होता है कि जब सेल है ना, नॉर्मल सेल जो है ना, वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड होता है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें वार बार अफेक्ट होता है। इसमें एक्चुअली ये होता है कि जो कैंसर सेल होता है ना, वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है एक एबनॉर्मल वे में। जो है कि नॉर्मल सेल है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करता है, लेकिन जो कैंसर सेल है वो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस करता है, मतलब वो इवन कि हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद भी होती है लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल साइकिल। इसकी फेजेस क्या है? हमारे पास एक्चुअली 3 फेजेस हैं, रेस्टिंग, जी नॉट फेज, इंटरफेज, सेल डिवीजन, एम फेज। रेस्टिंग फेज में ऐसा होता है कि जो G0 जी नॉट फेज आता है, सेल प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है, प्रॉपर वर्किंग कर रहा होता है, लेकिन उसमें डिवीजन बिल्कुल नहीं हो रही होती। जैसे हमारे पास नर्व सेल्स आ जाते हैं, मसल सेल्स इस तरह के आ जाते हैं। आगे आता है इंटरफेज। इंटरफेज होता है कि जो सेल है ना, वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, इसे प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं, मतलब सेल डिवीजन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसमें G1 फेज में ये होता है कि जो सेल है ना, वो नॉर्मल साइज में बढ़ जाता है, इसमें ऑर्गेनेल्स भी ज़्यादा हो जाती हैं, ऑर्गन और भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आगे आता है एस फेज। एस फेज आता है मतलब सिंथेसिस, मतलब जो डीएनए ना वो डुप्लीकेट होता है और जो क्रोमाटिड सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो 2 बन जाते हैं इसमें। आगे हमारे पास आता है G2 फेज। इसमें ये होता है कि जो सेल अपने आप को फाइनली वो प्रिपेयर कर लेता है, मतलब वो डीएनए के एरर्स चेक करता है, अपनी प्रोटीन को तैयार कर लेता है माइटोसिस के लिए। इसके बाद माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। अगर सेल डिवीजन, एम फेज। इसे कहते हैं कि मतलब जो एम फेज होता है ना, सेल डिवीजन, वो होता है जो न्यूक्लियस होता है ना, सेल होता है, वो न्यूक्लियस भी होता है, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो उसमें साइटोकाइन्स भी हो रही होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोफेज। इसमें ये होता है क्रोमोसोम जो होता है विजिबल हो जाता है, वो जो दूसरी मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाती है इसमें। आगे आता है मेटाफेज। ये होता है जो सेल इसमें लाइक करता है इन द सेंटर ऑफ द सेल। आगे आता है एनाफेज। एनाफेज में ये होता है कि जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं ना, वो सेपरेट हो जाते हैं और 2 ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीलोफेज। टीलोफेज में ये होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नई फॉर्म होती है, जो क्रोमोसोम्स होता है वो बिल्कुल थिन हो जाता है। अगर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में होता है कि जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही होती है, ये साइटोकाइनेसिस। एम फेज ये होता है, ये होता है नॉर्मल सेल। अगर हम बात करें कैंसर सेल की, कैंसर सेल में क्या होता है? सबसे पहले इनिशिएशन होता है। ये देखिए डीएनए सेल डैमेज हो रहा है लेकिन अंडर अपोप्टोसिस नहीं हो रहा, हमें यहाँ पर जरूरत नहीं थी फिर भी हो गया। उसके बाद आ जाता है प्रोमोशन। प्रोमोशन में ये होता है कि सेल इकट्ठे हो जाते हैं, सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। नीचे आ जाता है प्रोपागेशन। इसमें होता है कि जो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में सेल हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो एग्रीगेशन कर जाते हैं और डिस्टॉर्शन की तरफ चल जाते हैं। आगे आता है एंजियोजेनेसिस, जिसमें वो ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत होती है उसको, ट्यूमर्स को, उसके लिए नए ब्लड वेसल्स जनरेट करता है। उसके बाद इन्वेजन आ जाता है, या लास्ट वन मेटास्टेसिस आ जाता है कि जो सेल है वो मतलब कैंसर सेल होता है वो एक जगह स्टे नहीं करता, वो डिफरेंट ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, हर जगह मूव कर जाता है। टाइप्स ऑफ कैंसर जिनमें हमारे पास सबसे पहले कार्सिनोमा जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है। उसके बाद हमारे पास सार्कोमास आते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है। इसमें हमारे पास ओस्टियोसार्कोमा आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ल्यूकीमिया आता है। ल्यूकीमिया हमारे पास बोन मैरो के जो बोन फॉर्मिंग टिश्यूज होते हैं उनमें जो कैंसर डेवलप हो जाता है उसको हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लिम्फोमा जाते हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है। उसके बाद हमारे पास मेलानोमा जाते हैं जो कि स्किन पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स मेलानोसाइट्स में डेवलप हो जाता होता है। उसके बाद हमारे पास माइलोमा जाता है जो कि प्लाज्मा सेल्स और बोन मैरो में डेवलप होता है। उसके बाद हमारे पास जर्म सेल ट्यूमर आ जाता है जिसमें हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर या फिर ओवरियन कैंसर आ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास ब्लास्टोमा जाता है जो कि एम्ब्रियोनिक और इमेच्योर टिश्यूज में होता है और ये मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में डेवलप होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कॉजेज की। कॉजेज में हमारे पास सबसे पहले केमिकल कार्सिनोजेन में हमारे पास टोबैको स्मोक में बेंजोपाइरिन आ जाता है, कोल्टार आ जाता है और इंडस्ट्रियल केमिकल जो वेस्ट वगैरह होता है वो आ जाता है। उसके बाद हमारे पास रेडिएशंस में हमारे पास यूवी रेडिएशंस, अगर हमारे सामने एक्सपोजर बहुत ज्यादा है या फिर हम लोग फ्रीक्वेंटली एक्सरेज वगैरह करवाते हैं तो तब भी हमारे अंदर कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास वायरसेस में हमारे पास HPV वायरस आते हैं जो कि हमारी कंट्री में मुस्लिम रीजन में इतना कॉमन नहीं होता, लेकिन फिर भी इसकी वजह से भी कैंसर डेवलप हो सकता है। उसके बाद बैक्टीरिया हमारे पास H. pylori आता है जो कि स्टमक का कैंसर कॉज करता है। उसके बाद हमारे पास ओबेसिटी भी एक कैंसर का एक मेजर कॉज है जिसमें एडिपोकाइंस डेवलप हो जाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और उसके रिजल्ट में एंड रिजल्ट कैंसर ही होता है। और लास्ट में हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोन्स आते हैं जो कि अगर हार्मोन्स का लेवल इम्बैलेंस हो जाए, ज़्यादा हो जाए या फिर टमोक्सिफेन वगैरह जैसी ड्रग हो जिनकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो तो तब भी कैंसर डेवलप हो सकता है। Assalamualaikum, I am Zishan Ahmed and I am here to present the metabolic factors and staging of a cancer.
तो मेटाबॉलिक फैक्टर्स में सबसे पहले आ जाती है ओबेसिटी, फैट सेल्स एंड द कैंसर। फैट सेल्स और ओबेसिटी का लिंक किया है। बेसिकली ओबेसिटी में ये होता है कि फैट सेल्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जो कि एक रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है फॉर द फैट्स। ओके अब ये जो फैट सेल्स है ये सिर्फ फैट्स की रिजर्वायर की तरह एक्ट नहीं करता, जब बल्कि ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं एडिपोकाइंस। और ये एडिपोकाइंस डिफरेंट टाइप्स के हैं, लाइक इंटरल्यूकिन 6, एडिपोनेक्टिन, MCP1 एंड ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये एडिपोकाइंस बेसिकली करते क्या है, तो ये एडिपोकाइंस या इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करते हैं, एंजियोजेनेसिस करते हैं और इसकी तरह मेटास्टेसिस में हेल्प देते हैं, कैंसर सेल के मेटास्टेसिस में। अगर हम शॉर्टली बात करें तो फैट सेल्स जब इंक्रीज होंगे तो इसके साथ कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं एडिपोकाइंस, और ये एडिपोकाइंस इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करते हैं जो कि कैंसर सेल की प्रोलिफरेशन में हेल्प देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द कैंसर। नॉर्मली इंसुलिन का काम ये है कि वो ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम कर देते हैं, जबकि कैंसर में ओबेसिटी या कैंसर में ऐसा होता है कि इंसुलिन जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसके थ्रू ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो पेंक्रियाटिक जो बीटा सेल्स होते हैं वो करते क्या है, वो ऐसा करते हैं कि ये इंसुलिन की इंक्रीजमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, तो इंसुलिन भी बढ़ जाती है। और इसके साथ एक और फैक्टर होता है IGF-1, इंटरफेरॉन ग्रोथ फैक्टर 1। ये दोनों एज अ सिग्नल काम करते हैं फॉर द कैंसर सेल प्रोलिफरेशन। और कौन से सेल्स लाइक कोलन सेल, ब्रेस्ट की और प्रोस्टेटिक कैंसर भी कॉज करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्यूमर ग्रोथ और पीएच की बात करते हैं, तो कुछ सेल्स जो कैंसर सेल्स होते हैं बेसिकली बेसिक मीडियम में वो प्रोलिफरेट या उसकी मेटास्टेसिस नहीं होती, जब इसके लिए एसिडिक एनवायरनमेंट रिक्वायर होता है लाइक H+ आयंस। और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिस तरह हम देखते हैं कि जितने भी फ्रूट्स हैं मोस्टली नॉट ऑल, मोस्टली फ्रूट्स ऐसे कि वो जो एसिडिक है, और H+ आयंस के लिए कैंसर सेल की प्रोलिफरेशन, कैंसर सेल की जो प्रोलिफरेशन होती है वो H+ आयंस के थ्रू होती है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट इज द मेजर फैक्टर फॉर द कैंसर सेल प्रोलिफरेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कैंसर स्टेजिंग। ये दो टाइप ऑफ स्टेजिंग है, इसमें आते हैं TNM स्टेजिंग सिस्टम और नंबरिंग स्टेजिंग सिस्टम। TNM stands for tumor nodes and metastasis. First stage is the tumor node. ट्यूमर स्टेज इसमें ये होता है कि इसमें दो फेजेस फर्दर आते हैं, एक को हम कहते हैं T0 और दूसरे को हम कहते हैं T1 to T4। T0 और T1 to T4 में फ़र्क ये है कि ये हमें कैंसर सेल का साइज़ बताते हैं। T0 में ये होता है कि सेल्स का साइज़ नॉर्मल होता है, जबकि T1 to T4 में ये होता है कि इसका साइज़ जो प्राइमरी ट्यूमर होता है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम नोड्स की बात करें तो ये फर्दर स्प्रेड हुआ है नियर बाई लिम्फ नोड्स में या नहीं हुआ है, तो N0 में ये होता है कि इसमें कोई लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जबकि N1 to N4 N3 में ये जो नियर बाई लिम्फ नोड्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम मेटास्टेसिस की स्टेज की बात करें तो इसमें आते हैं M0 एंड M1। M0 में कोई मेटास्टेसिस नहीं होती, जबकि N1 में डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं कैंसर सेल की स्प्रेडिंग में। अब बात करते हैं नंबर स्टेजिंग सिस्टम की, तो इसमें आते हैं 5 स्टेजेस, स्टेज 0 से लेकर स्टेज 5 तक। ये स्टेज 0 जो है वो नॉन इन्वेसिव है, जबकि स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक, स्टेज 4 तक ये सारे इन्वेसिव है। अब अगर हम बात करें स्टेज 0 की तो इसमें कैंसर सेल लोकलाइज होगा, और दूसरा ये कि ये नॉन इन्वेसिव होगा और इसका साइज़ बिल्कुल नॉर्मल होगा। स्टेज 1 में ये होगा कि कैंसर सेल का साइज़ स्मॉल होगा और ये लोकलाइज होगा, लेकिन ये इन्वेसिव हो जाएगा, पेनिट्रेट करेगा मेम्ब्रेन में और ये फर्दर इन्वेट करेगा कुछ टिश्यूज़ को। स्टेज 2 की बात करें तो इसमें कैंसर सेल का साइज़ बढ़ जाता है और ये इन्वेडिव होता है और ये एविडेंट नहीं था कि ये फर्दर स्प्रेड करेगा नियर बाई लिम्फ नोड्स में या नहीं करेगा। स्टेज 3 की बात करें तो ये नियर बाई लिम्फ नोड्स में एविडेंट है कि ये स्प्रेड होगा, क्या जो कैंसर सेल्स या प्राइमरी ट्यूमर सेल्स होता है ये नियर बाई लिम्फ नोड्स में स्प्रेड होगा। लास्ट स्टेज है स्टेज 4। स्टेज 4 में जो कैंसर होता है वो मेटास्टाइट्स हो जाता है, जबकि वो बढ़ जाते हैं और इसकी साइज़ भी बढ़ जाती है और ये नियर बाई जो लिम्फ नोड्स में भी स्प्रेड हो जाते हैं और डिस्टिंक्ट बॉडी ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आसिम रज़ाक। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर को हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस इसकी कैसे करते हैं, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है साइटोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं कि उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। सेल की ग्रोथ करने के लिए हम या तो एक्सफोलिएटिव या फिर इंटरवेंशनल जो है हम करते हैं। एक्सफोलिएटिव में क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली जो लीजन होता है उससे हमारे पास जो है सेल शेड होते हैं, जिसकी हम स्मेयर बना के जो है हम उसकी स्टडी करते हैं। फिर इंटरवेंशनल में हम जो है फाइन नीडल की एस्पिरेशन के थ्रू जो है हम सेल लेते हैं, जो कैंसर जिस जगह पे हो वहाँ से, जोन से ऑर्गन पे हो वहाँ से लेते हैं। फिर हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन आ जाता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ कैंसर सेल जो है टिश्यू के देखते हैं, जिसमें हमारे पास बायोप्सी के थ्रू हम मेनली ट्यूमर को देखते हैं। फिर हमारे पास आता है फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री में हमारे पास जो है
फ्लोरेसेंसली लेबल्ड जो एंटीबॉडीज होती है उसको हम जो है स्पेसिफिक मार्कर होते हैं कैंसर जो आर्गन होता है, कैंसरस आर्गन जो होता है उसमें स्पेसिफिक बायो मार्कर होते हैं जिसके साथ वो बाइंड होके हमारे पास जो है फ्लो साइटोमीटर के थ्रू जो है हम उसकी एग्जामिनेशन करवाते हैं। फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर टेक्निक आते हैं। मॉलिक्यूलर टेक्निक में हम जीन लेवल पे जो म्यूटेशन हुई हो कैंसर सेल में उसको हम देखते हैं, जिसमें हमारे पास पीसीआर जो है वो आता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक आते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास लिक्विड बायोप्सी आता है। लिक्विड बायोप्सी में हम जो है ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक है और इसमें हम ब्लड को जो है लेते हैं, उसमें जो डिफरेंट बायोमार्कर है उसको डिटेक्ट करने के लिए। फिर हमारे पास इमेजिंग टेक्निक आ जाता है। इमेजिंग टेक्निक में हम डिफरेंट तरह के जो अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, ये हम जो है करते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्यूमर मार्कर, जो बायोमार्कर हम देखते हैं जिसके लेवल देखते हैं कैंसर में, वो डिफरेंट है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर में। जिस तरह के सपोज अगर हम देखें ब्रेस्ट कैंसर को देखें तो इसमें हमारे पास कैंसर एंटीजन 15-3 जो है ये हमारे पास स्पेसिफिक बायोमार्कर इसका, और इसकी नॉर्मल रेंज जो है हमारे पास वो है लेस देन हमारे पास 30 माइक्रो पर लीटर पर ml जो है वो है। और अगर हम इसकी डिजीज रेंज देखें तो ये हमारे पास ग्रेटर देन जो है 30 जब हो तो उस ये हमारे पास डिजीज रेंज है। इसके बाद ये डिफरेंट हमारे पास बायोमार्कर गिवन है, इसके हमारे पास नॉर्मल और डिजीज रेंज गिवन है। इसके बाद अगर हम दो टर्मिनोलॉजीज को देखें तो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर आता है। बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर में जो मेन फर्क है वो हमारे पास डिफरेंशिएशन का होता है। जो बिनाइन ट्यूमर है वो हमारे पास वेल डिफरेंशिएटेड होता है, मतलब कि ये हमारे पास रिजेंबलेंस करता है नॉर्मल सेल के साथ। जो हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर में हमारे पास जो है वो रिजेंबलेंस नहीं करता, पुअरली डिफरेंशिएट होता है। दूसरा बिनाइन ट्यूमर जो है वो हमारे पास उसमें ग्रोथ जो है रैपिडली होती है, और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है उसमें ग्रोथ जो है हमारे पास मेलिग्नेंट में हमारे पास रैपिडली होती है और बिनाइन में हमारे पास रैपिडली जो है नहीं होती ग्रोथ। इसके अलावा अगर हम देखें तो नॉर्मल सेल के साथ जो है बिनाइन ट्यूमर का जो है वो सेल वो उसके साथ रिजेंबलेंस करता है, लेकिन जो हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर का है वो एनाप्लास्टिक सेल होता है जो कि हमारे पास जो है पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है। इसके बाद अगर हम शेप की बात करें सेल की तो वो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर जो है उसमें एनकैप्सुलेटेड होता है, और जो हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर है उसमें हमारे पास अनइवन शेप होता है। इसके अलावा मेलिग्नेंट ट्यूमर के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है और बिनाइन ट्यूमर के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। ये हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है हमारे पास रीअकरेंस भी इसकी हो सकती है, बिनाइन की हमारे पास रीअकरेंस नहीं हो सकती।